जसवीर जी पेपर आ गया। चलिए आप लोग अपने कमेंट बताइए कि सही है या गलत है, जैसा भी आप लोगों को लगा, फिर आप डिस्कस करते हैं इसके बारे में। और तब तक मैं आप लोगों को पीपीटी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं आपका अभी, ठीक है। ठीक है जी। सो वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन अवर क्लास ऑफ ईटीटी एंड पीएसटेट साइंस। इसमें हम ईटीटी और पीएसटेट साइंस पढ़ते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग एक पेड बैच चला रहे हैं और सैटरडे संडे को वो जो बैच है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं बाकी बच्चों के लिए, ठीक है। और उसमें क्या है, कल मेरे को कहीं जाना था, मुझे लग रहा था, तो इसलिए मैंने क्या करा कि मैंने आज ही क्लास ले ली। सैटरडे को क्लास थी, ये वाली जो भी क्लास है वो सैटरडे संडे होती है, बट ये क्लास मैंने अब ले ली। बच्चों प्लीज शोर मत करो भाई, ऑफलाइन वालों बच्चों बी रिस्पॉन्सिबल। हाँ जी, शांति जी कह रहे हैं गलत हो गया। देखो शांति जी, मेरे हिसाब से तो अच्छा हुआ, आप लोगों के पास प्रॉपर टाइम है। क्योंकि सरकार जितना मर्जी ज्यादा टाइम दे देती तो आप बोलते कि ऐसा है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए प्रॉपर टाइम है पढ़ने के लिए। आज से भी अगर आप लगो ना, तो मेरे ख्याल से आप 9th और 10th का पूरा सिलेबस कर सकते हो। और आपका जो एग्जाम है उसमें 9th और 10th ही आनी है, मैथ और साइंस की। बाकी तो आप लोगों ने पहले तैयारी कर ही रखी हो। गुड इवनिंग जसवीर जी, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो बिना टाइम वेस्ट करे आप आपकी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास का जो टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये चैप्टर क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। जो अपनी क्लास 10th है उसका फर्स्ट चैप्टर है। अपने आपको पिन कर दूं, पिन तो किया हुआ, ठीक है। चलिए जी, तो ये क्या है, क्लास 10th का, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का। ये थोड़ा सा अलग तरीके से चल रहा है, इसको ये वाला लेते हैं, ठीक है जी। चलिए तो F5 कर लेते हैं यहाँ। पेन तो ले लिया अपना, चलो जी, ठीक है। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, केमिस्ट्री है ये सारी की सारी। ये सारी की सारी क्या है जी, केमिस्ट्री जी। सब लोगों का वेलकम है जी, वेलकम अगेन। सोनिया जी को आवाज नहीं आ रही। सोनिया जी आवाज तो मेरी प्रॉपर है, लेट मी सी। आवाज आ रही है ना सब लोगों को? सब लोग प्लीज टाइप करके बताइए आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। आ रही है, सबको आ रही है। सोनिया जी आप लोग अपना प्लीज नेट चेक करिए। मेरी आवाज बाकी लोगों को आ रही है, इसका मतलब मेरी आवाज तो ओके है, ठीक है। लेकिन आपके लिए मैं थोड़ा सा लाउड बोल दूंगा, बस इतना कर सकता हूँ, है ना। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं फिर अपन, ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन और रिएक्शंस। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि केमिकल रिएक्शंस जो है वो क्या है, जो रासायनिक क्रियाएं हैं वो कितने टाइप की होती है, ये करेंगे, ठीक है। पहले 10 से 15 मिनट अपन टॉपिक करेंगे और उसके बाद इसी टॉपिक के ऊपर जितने प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं वो करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ईटीटी 23-24 में आए हैं, 66-35 में आए हैं, या जो पीएस टेट में आए हुए हैं, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जी बिल्कुल, अंजलि जी आ गया पीएस टेट धमाका आप लोगों के लिए, ठीक है जी। चलिए, तो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ये वैसे एसिड बेस और साल चैप्टर में हम लोगों ने करा हुआ है सब लोगों ने। इसमें क्या होता है जी, हम इसमें जब भी किसी एसिड को बेस में डालते हैं तो सोल्ट बन जाता है। क्या बन जाता है जी, एक सोल्ट बन जाता है, ठीक है। सोल्ट प्लस वाटर बनता है। इसको क्या बोलते हैं जी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन। उसके बाद सेकंड टाइप कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन का दूसरा नाम कॉम्बिनेशन भी होता है जी। सॉरी ये कंबस्शन ठीक है, कंबस्शन अलग। कंबस्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को जलाना। कंबस्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को जलाना। और जब भी कंबस्शन लिखा हो तो जलाते कैसे हैं, जब भी बोला हो किसी चीज को हीट करना है, कंबस्ट करना है, जलाना है, तो उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना होता है। तो AB का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, CO2 और H2 बन जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे कार्बन आएगी। जब भी कार्बन को, मीथेन को आप इसके साथ रिएक्ट करोगे तो CO2 और H2O बन जाएगा। ठीक है जी। ये ए भी यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं हुआ, मैं बता देता हूँ, ये मीथेन है। जब भी मीथेन गैस को ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट करते हैं तो CO2 और H2O बनता है। ठीक है जी। ये CH4 मीथेन है जी। इज दैट ओके? उसके बाद है सिंथेसिस। सिंथेसिस का दूसरा नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है जी, कोई एक चीज दूसरे के साथ जुड़ के एक प्रोडक्ट बना लेती है। जैसे सपोज करो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेते हैं, पानी। कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेते हैं, CO2। तो ये किसकी एग्जांपल है जी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थोड़ी देर हम 10 से 15 मिनट टॉपिक करेंगे और उसके बाद इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक जो प्रोडक्ट है वो एक से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कोई एक चीज है वो एक से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल पानी है, अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक करंट दूं, अगर मैं इसको करंट दूं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाएगी। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगी जी, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है जब कोई बाहर वाला आदमी बी की जगह ले जाए। जब ए बी की जगह ले जाएगा उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा हमेशा तब होता है जब जो बी है वो वीक है और जो ए है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, तो इसकी ना एक सीरीज होती है प्रॉपर, उसको बोलते हैं, अगली स्लाइड में लिख देता हूं मैं, उसकी एक प्रॉपर सीरीज होती है जिसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। उसको बोलते हैं केदारनाथ का मालिक आलू जरा फीके से पकाता है। ये एक ट्रिक है जो मैंने याद करी हुई है इन चीजों को याद करने के लिए। ये रिएक्टिविटी सीरीज है जी। नहीं, मैं अभी देख रही थी सबमिट कर रहे नहीं थे किया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, कोई बाहर वाला एलिमेंट जो है वो इस नहीं, मैं कंपाउंड सब में दे लग दी तो कोई जल्दी। की जगह ले लेगा, जो ए है वो बी की जगह ले लेगा। और ऐसा कैसे होता है, इसके लिए ए का बी से स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। और ऐसा कैसे पता चलेगा कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, उसकी एक सीरीज है हमारे पास जिसको रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। तो उसको क्या बोल रहा, केदारनाथ का मालिक आलू जरा फीके से पकाता है। ये शॉर्ट ट्रिक है इसको याद रखने के लिए। और इसके बाद 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपको खुद याद रखने हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। इनके मैं नाम भी लिख कोई देता रात हूँ। ये है पोटाशियम। ये तेरे को नहीं पता क्या है बुरा जी, था। पोटाशियम। 20 साल और का जा ये रही है क्या तुझे को है, नहीं पता। सोडियम। ठीक है। इसका नाम है कैल्शियम। इसका नाम है मैग्नीशियम। उसके बाद एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। ठीक है। फिर जो ये है इसको जिंक बोलते हैं, इसको आयरन बोलते हैं, दैट इज एंटीमनी। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। ट्रिक समझ आई आपको, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। बड़ी अच्छी ट्रिक है, बड़ा काम आएगी आपको। इसमें क्या होता है, जो ऊपर है ना वो स्ट्रॉन्ग है नीचे वाले से, जो ऊपर वाला है वो नीचे से स्ट्रॉन्ग है। कहने का मतलब कि जो पोटाशियम है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो पोटाशियम सबकी जगह ले सकता है। लेकिन जो सोडियम है, ये वाला सोडियम, ये पोटाशियम को छोड़ के बाकी सबकी जगह ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर लिखा हो कि Na+CuSO4, तो जो Na जो है वो कॉपर, कॉपर कहाँ है, कॉपर बहुत नीचे है, और जो सोडियम है वो बहुत ऊपर है। इसका मतलब जो सोडियम है वो स्ट्रॉन्ग है और कॉपर क्या है, वीक। तो ये सोडियम कॉपर की जगह ले लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, Na2SO4, और कॉपर बाहर हो जाएगा जी, कॉपर बाहर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। नीलम जी ने करी हुई है, अच्छी बात है जी अगर आपने करी हुई है।
अच्छी बात है। और जिन्होंने नहीं करी हुई उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपके पास प्रॉपर टाइम है। आप लोगों के पास 2 से 2.5 महीने हैं इसको करने के लिए, ठीक है। जो लोग बाद में उनको बता देता हूँ, हमारा एक पेड बैच चल रहा है जी, और सैटरडे संडे को हम उस पेड बैच को फ्री कर देते हैं सबके लिए, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये हम कर रहे थे। चलो अब सब लोग इरेज करते थे इसको ना, ताकि बाकी काम भी किया जा सके। ये क्लियर हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से में कोई बाहर वाला कंपाउंड जो है, वो कोई बाहर वाला एलिमेंट कंपाउंड के अंदर आ जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, और जो कंपाउंड के अंदर एटम है वो क्या है, वीक है। इज दैट क्लियर? इज दैट ओके? यहां तक सबको क्लियर है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में किसी को किसी का डाउट है तो पूछ लो जी। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो जी, फिर आगे चलते हैं। ओके जी, बहुत बढ़िया। ये अंजलि जी, नीलम जी और जसवीर जी, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही रेगुलर है, और इनको ऑलमोस्ट इनका ऐसा है कि चाहे अभी ले लो एग्जाम, है ना। अच्छा लगता है ऐसे स्टूडेंट से के साथ पार्टिसिपेट करके। चलो, इज दैट ओके? तो ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद लास्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एज यू कैन सी, आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो ये कोई कंपाउंड है ए बी, और ये एक दूसरा कंपाउंड है सी डी। ये लोग अपने आयन एक्सचेंज कर देंगे। जो ए है वो डी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और जो बी है वो सी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो बी सी प्लस ए डी बन जाएगा। ऐसी रिएक्शन जिसमें जो कंपाउंड है वो अपने आयन एक्सचेंज कर ले। क्या कर ले? आयन एक्सचेंज कर ले। देखो, ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, बी के ऊपर नेगेटिव। ये रूल है कि जो पॉजिटिव चार्ज वाला वो आगे लिखा जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज वाला वो पीछे लिखा जाएगा। इसमें भी सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, डी के ऊपर नेगेटिव। तो इसका जो ए है वो नेगेटिव वाले के साथ जुड़ेगा, ए किसके साथ जाएगा? डी के साथ। और जो इसका नेगेटिव है बी, वो सी के साथ जुड़ेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव है। तो क्या बन जाएगा? बीसी और एडी बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? बीसी और एडी। इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी मैं एग्जांपल बता देता हूं आपको। सपोज करो NaCl को AgNO3 में डाल देता हूं मैं। NaCl को AgNO3 में डाल देता हूं, तो क्या होगा? जो Na है वो NO3 के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और जो Cl है वो Ag के साथ, सिल्वर के साथ। तो क्या बन जाएगा? AgCl बन जाएगा, और साथ में NaNO3 बन जाएगा। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं जी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसमें होता क्या है, जो आयंस हैं वो अपने, जो कंपाउंड्स हैं वो अपने आयन एक्सचेंज कर लेते हैं। इसका पॉजिटिव इसके साथ नेगेटिव के साथ चढ़ जाएगा, और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा। यहां तक क्लियर है जी सबको? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक किसी को डाउट है तो जो पूछो जी, फिर आगे चलते हैं, ठीक है जी। इज दैट ओके? अभी रिएक्शन की टाइप खत्म नहीं हुआ है, अभी कुछ और रिएक्शंस भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है रिवर्सिबल रिएक्शन। नाम से क्लियर हो रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब है कि जहां से शुरू हुए थे वहां पे वापस पहुंच जाए, जो रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया। ये सोडियम है, ये बेरियम है। तो ऐसे जब करवाया तो क्या बना मेरे पास? सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। लेकिन क्या मैं इससे वापस ये बना सकता हूं? तो आंसर है नहीं। आंसर क्या है? नहीं। अब ऐसी रिएक्शन जो वापस नहीं जा सकती, उसको क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? इरिवर्सिबल रिएक्शन। जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना? सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। लेकिन जब इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। ऐसी रिएक्शन जो वापस नहीं जा सकती उसको क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। सिंपल एज दैट। अब रिवर्सिबल का क्या मतलब होगा? जो वापस जा सकती है। जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दी कि NaCl को
अगर हम AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? NaNO3 प्लस AgCl। ये कैसे पता चला? डबल डिस्प्लेसमेंट से, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ। लेकिन अगर हम इन दोनों को दोबारा रिएक्ट करवाएंगे तो ये वापस ये बना देंगे, यानी अगर मैं NaNO3 में AgCl डालूं तो ये दोबारा NaCl और AgNO3 बना देंगे, यानी कि जहां से शुरू हुए थे वहीं पहुंच जाएंगे। और ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है जी? रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है? रिवर्सिबल रिएक्शन। इज दैट क्लियर? इजी है, बहुत इजी है। अगर किसी को डाउट है तो जरूर पूछो जी। उसके बाद लास्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, बस ये लास्ट टाइप है। इसके बाद जितनी भी रिएक्शंस जो आपके सिलेबस में है वो सारी हो जाएंगी। तो उसका क्या नाम है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक्चुअली ये जो दोनों रिएक्शन है ना वो एक साथ होती हैं। जो ऑक्सीडेशन जो रिडक्शन है दोनों एक ही साथ होती हैं और इनके कॉम्बिनेशन को बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। इनके कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये मैं बताता हूं कैसे होता है। जैसे सपोज करो यहां पे लिखा हुआ है CuO प्लस H2। अगर मैं कॉपर को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाऊं तो पता क्या होगा? Cu अकेला रह जाएगा और H2O बन जाएगा। ठीक है, अब आप लोग देखोगे इसमें क्या हुआ। इस कॉपर के पास ऑक्सीजन था लेकिन रिएक्शन के बाद इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। तो ऐसा अगर किसी के साथ ऑक्सीजन ले लें तो उसको बोलते हैं कि उसकी रिडक्शन होगी। क्या होगी? रिडक्शन। और इस हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था लेकिन रिएक्शन के बाद इसके पास ऑक्सीजन आ गया। तो ऐसा एलिमेंट जिसको ऑक्सीजन मिल जाए उसको बोलते हैं कि उसकी ऑक्सीडेशन हो गई। क्या हो गई? ऑक्सीडेशन हो गई। उसको क्या बोलते हैं जी? उसकी क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। सिंपल है। अगर किसी को ऑक्सीजन देंगे तो ऑक्सीडेशन होगी, लेकिन अगर किसी से ऑक्सीजन ले लेंगे तो उसकी क्या होगी? रिडक्शन। ये पहली पहचान है, ये यहाँ पे लिखा हुआ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी चीज में मान लो कोई सब्सटेंस है A, उसमें O ऐड कर देते हैं, ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, तो उसकी क्या हो गई जी? ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस है AO, उसमें से हमने ऑक्सीजन अलग कर दी, ऑक्सीजन ले ली, तो उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। क्या बोलते हैं उसको? रिडक्शन। ऐसे ही दूसरा है, दूसरी इसकी पहचान है कि अगर कोई सब्सटेंस है AH, उसको रिएक्शन के बाद A अलग हो गया और H अलग हो गया तो इसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। लेकिन अगर अगर कोई A सब्सटेंस है और उसमें हाइड्रोजन ऐड करवा दिया हमने, वो AH बन गया, उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। सिंपल। अगर ऑक्सीजन देंगे तो ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन निकाल देंगे तो रिडक्शन। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? अगर हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ऑक्सीडेशन, और अगर हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो रिडक्शन। अगर हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो रिडक्शन। अब लास्ट पॉइंट जो इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ वो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे सपोज करो Na प्लस Cl और ये रिएक्ट करके NaCl बना गया। क्या बना गया? NaCl। अब इसमें ना तो कोई ऑक्सीजन है ना ही हाइड्रोजन है, तो आप लोग कैसे बताओगे कि ऑक्सीडेशन नहीं हुई है या रहने दे, रिडक्शन बस हुई सीधा बैठना क्या सीधा है? ये करो हम काम देखेंगे नहीं लॉस ऑफ सीधा इलेक्ट्रॉन्स। कर दे। हमें रहने पता दे है मैं बस सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कर कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नहीं जैसा फिर 281। वापस कर देख रही है फोड़ और इसका के क्लोरीन का क्या है? 287। तो ये सोडियम क्या करेगा? अपना ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। तो सोडियम ने क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तो यानी कि सोडियम का क्या हुआ जी? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जिसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ हो उसकी ऑक्सीडेशन होती है। क्या होती है जी? उसकी ऑक्सीडेशन। ऐसा एलिमेंट जिसका लॉस हुआ हो, जिसके इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, रिएक्शन के बाद उसके इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन को क्या हुआ? क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। पहले कितने थे? 17, लेकिन रिएक्शन करवाने के बाद सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, तो क्लोरीन के अब कितने हो गए? 18। सोडियम के 10 रह गए लेकिन क्लोरीन के 18 हो गए। तो क्लोरीन के क्या हुआ? क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन
गेन कर लिया, इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो ऐसा अगर किसी के इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अगर किसी के इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इज दैट ओके? ये क्लियर हुआ जी? आगे चलते हैं। कैसे दिया, ये वैलेंसी है नीलम जी, आपको कराया था ना वैलेंसी। सोडियम की वैलेंसी होती है 1, सोडियम की 1 वैलेंसी होती है, यानी कि वो 1 इलेक्ट्रॉन देता है। हाँ बिल्कुल बता देता हूँ, अगर नहीं समझ लगा तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं आप। ये देखो, सोडियम जो है उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब अगर इन 11 इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखेंगे के एल एम शेल में, याद है आपको के एल एम शेल करवाए थे, तो ये ऐसे हो जाएगा, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। तो ये दोनों तो फुल हैं, लेकिन एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और इसमें कितने पड़े हैं, 1, है ना। अब इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेकर आए, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे दे। तो 7 इलेक्ट्रॉन ला के आने में तो बहुत एनर्जी लगेगी, इसलिए क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी को। तो सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी को, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1। और इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, 1 पॉजिटिव। जो लोग इलेक्ट्रॉन देते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो लोग इलेक्ट्रॉन लेते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो गया जी? ऐसे ही क्लोरीन है, ऐसे ही क्लोरीन है जी। क्लोरीन क्या करता है, उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है। क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है किसी से, तो उसका जो चार्ज है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। क्लोरीन नेगेटिव आता है, सोडियम पॉजिटिव होता है और क्लोरीन नेगेटिव। क्यों, क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया है और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया है। इज दैट ओके? अब समझ आ गया जी कैसे होता है? चलो जी, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। ओके जी, ओके। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन में क्या है, इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा मुझे, यहाँ कर देते हैं। The following reaction is used for the preparation of oxygen gas in the laboratory। ठीक है, ये कोई रिएक्शन हो रही है ऐसे वाली, जिसमें पोटाशियम क्लोरेट, ये पोटाशियम क्लोरेट है, जिसमें जिसको क्या बना दिया हम लोगों ने, पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। तो ये क्या हुआ, मैंने बताया था जब कोई एक चीज 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाए उसको डीकंपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन का मतलब होता है पार्ट्स में डिवाइड हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन में, इट इज डीकंपोजिशन एक्शन एंड टेक प्लेस व्हेन हीट अप्लाइज। दूसरा, इट इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन तब होता है जब 2 लोग जुड़ते हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग जब जुड़ते हैं उसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो ये ऑप्शन तो गलत होगी। तीसरी ऑप्शन, इट इज डीकंपोजिशन एक्शन एंड accompanied by release of heat। इसमें से हीट निकलती है, हाँ जी। देखते हैं, ए ऑप्शन भी हो सकती है, सी भी हो सकती है। डी में क्या है, इट इज डीकंपोजिशन एक्शन एंड टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। हाँ, तो जो डीकंपोजिशन है ना वो 3 तरीके से हो सकती है, ये मैंने आपको करवाना है अभी। पहला, लाइट की हेल्प से। दूसरा, करंट की हेल्प से। ओके जी। और तीसरा है जी, हीट की हेल्प से। अगर हम किसी कंपाउंड को लाइट की हेल्प से तोड़ दें उसको क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन किसकी वजह से हुई है, लाइट की वजह से। और अगर हम किसी चीज को करंट की हेल्प से तोड़ें, जैसे हाइड्रोजन, वाटर, वाटर को जब करंट देते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। और तीसरा है हीट। तीसरा क्या है, हीट। तो हीट में क्या होता है जी, हीट में क्या होता है, किसी भी चीज को अगर हम हीट करके तोड़े, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जब टूटता है ना तो इस फॉर्म में रिलीज होता है, और इसमें हीट देनी पड़ती है, इसको क्या देनी पड़ती है, हीट। लेकिन जो ये रिएक्शन है
इसमें हीट रिलीज होती है। दो तरह की रिएक्शन होती है। एक रिएक्शन का नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट निकलती है, हीट रिलीज होती है अपने आप। और दूसरा है जी एंडोथर्मिक। दूसरा क्या है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट देनी पड़ती है। हाँ, जिसमें हीट देनी पड़ती है, हीट गिवन, जिसमें हीट इज गिवन। ठीक है, इसमें हीट दी जाती है रिएक्शन को कंप्लीट कराने की। जैसे चाय बनाना क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है, उसमें हीट देनी पड़ती है। लेकिन आपको शायद याद हो, जब कली बनती है ना तो बच्चों को दूर भेज देते हैं, क्योंकि कली में से ना हीट निकलती है, कली बहुत ज्यादा गर्म होती है। पुराने टाइम पे जब कली किया करते थे, तो कली बनाना क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? डी ऑप्शन, इट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओ सॉरी, ये वाला नहीं, सी ऑप्शन, it is decomposition reaction and accompanied by release of heat. Is that okay? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने पहले ही आंसर दे दिया, क्या बात। With which of the following element the hydrogen react? ये सारे क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, अपने पीएस टेट में आए होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, देख लो, जितने भी क्वेश्चन है सारे पीएस टेट में आए होंगे। With which of the following element hydrogen react to give a gas smell like rotten eggs? अब जो rotten eggs का मतलब होता है सड़े हुए अंडे, तो सड़े हुए अंडों की तरह जो गैस स्मेल करती है उसका नाम होता है H2S। और H2S बनती कैसी है? जब हम हाइड्रोजन को सल्फर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है? H2S। तो इसका आंसर क्या आएगा? सल्फर। जब हाइड्रोजन सल्फर के साथ रिएक्ट करती है तो एक गैस बनती है हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसकी जो स्मेल है वो रोटन एग्स की तरह होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सल्फर। उन्होंने पूछा था कि हाइड्रोजन को किसके साथ रिएक्ट करवाएं, हाइड्रोजन को किसके साथ रिएक्ट करवाएं कि ऐसी गैस बने जो सड़े हुए अंडों की तरह स्मेल करती है। तो इसका क्या आंसर आएगा? सल्फर। इज दैट ओके जी? ये सारे वो क्वेश्चन है जो पीएस टेट में आए हुए हैं, और आज के बाद आप लोगों को भी आते होंगे। Which of the following reaction do not take place? इनमें से कौन सी रिएक्शन नहीं होती? AgNO3, तो जब हम कॉपर के साथ रिएक्ट करवाएंगे। अब कैसे पता चलेगा कोई रिएक्शन होती है कि नहीं? देखो, अगर तो कॉपर इस सिल्वर से स्ट्रॉन्ग हुआ तो फिर ये रिएक्शन होगी। और मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज करवाई थी, केदारनाथ का मालिक आलू जरा फीके से पका, फीके आलू जरा, यहाँ से गलत हो गया, आलू जरा फीके से पकाता है, और उसके बाद कॉपर आता है। तो कॉपर नीचे और जो सिल्वर है, कॉपर ऊपर है और सिल्वर नीचे, इसके बाद सिल्वर आता है, सिल्वर नीचे है, तो कॉपर स्ट्रॉन्ग है, तो कॉपर सिल्वर की जगह ले सकता है क्योंकि कॉपर ऊपर है। तो ये रिएक्शन तो हो सकती है जी, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की क्या निशानी है? इसमें एक कंपाउंड होगा और एक अकेला एलिमेंट होगा, और एलिमेंट जो है वो अंदर वाले एलिमेंट से स्ट्रॉन्ग होगा। अब जैसे ये क्लोरीन और पोटाशियम आयोडाइड, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? ये क्लोरीन है और ये पोटाशियम आयोडाइड है, बताओ। ये रिएक्शन भी होगी। क्यों? क्योंकि जो क्लोरीन, आगे देखते हैं, ये रिएक्शन भी होएगी, पक्का होएगी। सी ऑप्शन देखते हैं, FeSO4। ये आयरन है और ये कॉपर है। अब जो आयरन है वो तो ये रहा ऊपर पड़ा है, और जो कॉपर है वो बहुत नीचे है। और इन्होंने क्या कहा है कि क्या कॉपर आयरन की जगह ले सकता है? नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि कॉपर नीचे पड़ा है, ये देखो इधर, और आयरन ऊपर है। तो आयरन स्ट्रॉन्ग है और कॉपर क्या है? वीक। स्ट्रॉन्ग का मतलब है रिएक्टिव, कि ज्यादा जल्दी रिएक्ट करता है, लेकिन कॉपर नीचे है इसलिए वो क्या है? लेस रिएक्टिव।
कम रिएक्ट करता है। लेस एक्टिव का मतलब है कम रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन आएगी। तो कौन सी ऑप्शन आएगी? सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया नीलम जी, बिल्कुल सही आंसर। डी भी देख देते हैं कि डी क्यों नहीं आया। कॉपर को निकालना है जिंक ने, तो जिंक ऊपर है, हाँ जी, ये तो रिएक्टिव है, और कॉपर नीचे है, तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? जिंक। तो जिंक जो है वो कॉपर की जगह ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। इज दैट ओके? इसका फिनोमिना क्या है? इसका कुछ फिनोमिना नहीं है जी, एक रिएक्टिविटी सीरीज है। एक रिएक्टिविटी सीरीज है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, केदारनाथ का मालिक आलू जरा फीके से पकाता है। ठीक है, बस इसके मैं हिंदी भी लिख देता हूँ, केदारनाथ का मालिक आलू, ताकि आपको याद जरा फीके से पकाता है। ठीक है जी, तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए। अब इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे बनेगी? जो पहले लिखा है वो ज्यादा रिएक्टिव है, और जो बाद में लिखा है वो लेस रिएक्टिव। सिंपल सी बात। तो इसका मतलब जो, अगर रिएक्टिविटी के हिसाब से देखें तो जो पोटाशियम है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, अगर रिएक्टिविटी के हिसाब से, इसको रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। पोटाशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन के बाद भी कुछ लोग आते हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे। कॉपर, फिर आता है सिल्वर, फिर आता है गोल्ड Au, और उसके बाद लास्ट में आता है प्लेटिनम। लास्ट में क्या आता है जी? प्लेटिनम। इज दैट ओके जी? क्या ये क्लियर है आप लोगों को? तो ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है जी। क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज, जो आपको याद करनी है उसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैंने लिख दी है। केदारनाथ का मालिक आलू जरा फीके से बनाता है। ठीक है, बड़ा सिंपल है। ठीक है जी, तो इससे आपको पता चल जाएगा कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी नहीं होगी। ठीक है, अगर तो बाहर वाला एलिमेंट स्ट्रॉन्ग है तो वो अंदर वाले की जगह ले सकता है, अगर ये वीक है तो वो अंदर वाले की जगह नहीं ले सकता। सिंपल सी बात। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं जी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है जी, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ये देखो जी, द फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज, अब जो कोल्ड ड्रिंक है, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक है उसमें ना टिन डालते हैं, जिंक नहीं डालते। जिंक नहीं डालते, ऐसा क्यों है? जिंक क्यों नहीं डालते आप लोगों को पता है? क्योंकि जिंक क्या है? रिएक्टिव है, और अगर हम कोल्ड ड्रिंक को जिंक में डालेंगे तो वो कोल्ड ड्रिंक के साथ रिएक्ट कर जाएगी, और हमारी कोल्ड ड्रिंक खराब हो जाएगी। हमारी कोल्ड ड्रिंक क्या हो जाएगी? खराब। तो इसका सही आंसर क्या है? कॉस्टली है? नहीं जी, कॉस्टली नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है? नहीं जी, ज्यादा रिएक्टिव है। जो जिंक है वो टिन से ज्यादा रिएक्टिव है, जो टिन है वो बिल्कुल लेस रिएक्टिव है और रिएक्ट ही नहीं करता। तो उसमें अगर कोल्ड ड्रिंक पड़ी रही तो कुछ नहीं होगा। हमारे घर में जो अचार होता है ना जी, अचार, अचार को कभी भी ना धातु के बर्तन में नहीं रखते। धातु समझते हो? मेटल के बर्तन में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि अचार में एक एसिड होता है जी, याद कर लो। और धातु जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है, ये रूल होता है कि जब भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ मिल गया तो वो रिएक्ट कर जाता है। क्या कर जाता है? रिएक्ट कर जाता है, साल्ट बना देगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस करती है। इसीलिए हमारा जो अचार है उसको किसी भी मेटल के कंटेनर में नहीं रखते। आप लोग नोटिस करना, देखो पुराने बुजुर्ग कितने सियाने थे हमारे लोग। क्यों नहीं ऐसा करते? क्योंकि इसका रीजन आपको पता चल जाएगा कि अगर हम एसिड को, अचार को मेटल में रखेंगे तो वो रिएक्शन हो जाएगी, साल्ट और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा और हमारा अचार खराब हो जाएगा। समझ आया? इज दैट ओके? क्या है? क्लियर है सबको? ये कौन है तो कह रहे हैं कि डेथ हो गई है? मैंने किसी का मैसेज नहीं करा। यहाँ पे कोई बोल रहा था कि किसी की डेथ हो गई है इसीलिए मैं क्लासेस नहीं लगा पाई। उस स्टूडेंट का नाम बता दो प्लीज। जसवीर कौर जी।
जसवीर जी कोई बात नहीं, सॉरी फॉर मतलब जो जिनकी भी डेथ हुई है, लेकिन मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास दे दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, डोंट वरी। चलो जी, ठीक है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको लगता है कि यार कोई मैं ऐसी कंडीशन में हूँ कि मैं क्लासेस नहीं लगा सकता, तो बिना झिझक के मेरे को बता दो, मैं आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस दे दूंगा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि कोई कोई कारण है जिसकी वजह से वो लाइव क्लास नहीं लगा सकते और पेड बैच भी नहीं ले सकते। नो प्रॉब्लम यार, आप रिकॉर्डेड क्लास ले लो। नीलम जी, इसकी रिकॉर्डेड क्लास का आपको लिंक मिल जाएगा। अच्छा, प्रॉपर पूरी रिकॉर्डेड क्लास चाहिए आपको पेड बैच की, वो भी दे दूंगा, ठीक है। नीलम जी, अंजलि जी, जसवीर जी, आप लोग मेरे ऐसे स्टूडेंट हो जो हमेशा रेगुलर रहते हो, तो आप लोगों को मैं पेड बैच का लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। चलो, आज से डिसाइड करते हैं कि जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो पेड नहीं भी हैं, उनको भी आप लिंक दे देते हैं। ओके जी, ठीक है। एक नई अनाउंसमेंट, पेपर अनाउंस होने की खुशी में एक नई अनाउंसमेंट करते हैं कि जो अपने रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको अपन लिंक दे देते हैं, ठीक है। और बोलो, ठीक, डोंट वरी, कोई बात नहीं। चलो, अगला क्वेश्चन देखो। मेटल एक्स इन लो रिएक्टिविटी सीरीज एक्स कैन बी obtained फ्रॉम, कोई मेटल एक्स है जो कि जिसकी रिएक्टिविटी जो लेस रिएक्टिव है, उन्होंने बोला है